हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस टॉपिक मसल्स था जिसको हम पढ़ रहे थे। हमारा मसल वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। हमारे सिलेबस का ही नेक्स्ट टॉपिक जो है बोन हीलिंग, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सिलेबस में देख लेना, बोन हीलिंग करके एक टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बोन हीलिंग होता क्या है? बोन, आपको पता है बोन क्या होती है। हीलिंग मतलब उसको सही करना, हील करना। हीलिंग मतलब सही करना, ठीक है। हील करना, कोई भी घाव हो जाता है तो उसको सही करना मतलब हीलिंग, ठीक है। फर्स्ट एड हम करते हैं तो उससे हमारा घाव वगैरह हील हो जाता है। तो बोन हीलिंग क्या हो सकती है, उसमें कैसे प्रोसेस होती है, तो हम इस टॉपिक में उसको पढ़ेंगे। उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारी बोन हीलिंग को, कि ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब चीज़ें, फैक्टर्स मतलब मैं क्या मीनिंग बताऊँ, मतलब ये लक्षण हमारी बोन हीलिंग को जल्दी होने में इफ़ेक्ट करेंगे कि लेट होने में इफ़ेक्ट करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बोन हीलिंग क्या है। इसके पहले मैंने मसल्स के जो नोट्स थे आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, आप लोग उनको लिख लेना। और बोन हीलिंग का ये वीडियो मैं सेंड कर दूँगी, आप इसको देख लेना। उसके बाद मैं इसके नोट्स आप लोगों को सेंड करूँगी, ठीक है। तो बोन हीलिंग क्या होता है? बोन हीलिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बोन हीलिंग की डेफिनेशन क्या होती है? बोन हीलिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको कितनी बार क्लास में भी बता चुकी हूँ और मैंने वीडियो में भी बताया है अभी, कि एनाटॉमी का मतलब होता है जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है वो है। देन फिजियोलॉजी, ये हमारे सब्जेक्ट का नेम है। तो हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हमारी जो इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बोन हीलिंग क्या है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्लियर? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है मतलब इंटरनल प्रोसेस है कि इंटरनली हमारी बोन कैसे हील होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब उसको मतलब कोई बाहर से उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई हो रही है उसकी वजह से उसका हीलिंग होना। इंटरनल प्रोसेस की वजह से उसका हीलिंग होना, मतलब वो बोन हीलिंग क्या है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो इंटरनल ही सही होती है या हील होती है। इन विच द फैसिलिटेट द रिपेयर ऑफ बोन फ्रैक्चर। फिर क्या करते हैं हम? फैसिलिटेट करते, रिपेयर करते हैं बोन फ्रैक्चर को सही करने का। अगर बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हम उसको कैसे रिपेयर करते हैं। रिपेयरिंग का मीनिंग आपको पता ही होगा, मतलब उसको सही करना। वैसे ही हमारी जैसे नॉर्मल भी हम कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर करवाते हैं। तो वैसे हमारी बोन अगर ब्रेक हो जाती है, हमको फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर हमको प्लास्टर जो रहता है वो चढ़ाते हैं जिससे हमारी बोन रिपेयर हो पाती है। तो विच द फैसिलिटेट रिपेयर ऑफ द बोन फ्रैक्चर, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो बोन हीलिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसका सही होना मतलब जो इंटरनल प्रोसेस की वजह से। और इसके बीच क्या होता है? इन विच द फैसिलिटेट द रिपेयर ऑफ द बोन फ्रैक्चर। उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी बोन फ्रैक्चर्ड हो गई है, टूट गई है, वो सही होती है। क्लियर? अब जो बोन हीलिंग है उसकी भी 3 स्टेजेस है। अगर मेनली देखा जाए तो 3 स्टेजेस है। अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे या किसी और बुक्स में देखेंगे तो उसकी 5 स्टेजेस बता रखी हैं। वो 5 स्टेजेस इसके अंदर कवर हो रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनको अलग नेम प्रोवाइड कर दिए जो इनके अंदर प्रोसेस आ रही है। मैं आगे कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन करते हैं अपन, उसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेनली नेट वगैरह पे 5 स्टेजेस दे रखी हैं, बट अगर ये आप 3 स्टेजेस भी लिख के आएंगे तो इसके अंदर आपकी पूरी 5 स्टेजेस कवर हो जाएंगी। क्लियर? तो द स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग इज मेनली 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स की स्टेजेस होती है बोन हीलिंग की। बोन हीलिंग प्रोसेस हैज 3 मेन ओवरलैपिंग स्टेजेस। ओवरलैपिंग क्यों बोल रहे हैं? ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक स्टेज होगी, उसके बाद सेकंड स्टेज होगी और सेकंड के बाद ही थर्ड स्टेज होगी। ऐसा नहीं कि ये स्टेजेस मतलब अलग है कि थर्ड पहले हो गई है सेकंड बाद में हो रही है, फिर ऐसा। ये ओवरलैपिंग है, मतलब कंटिन्यू चलेंगी, एक के बाद एक होंगी। क्लियर? तो मेन 3 स्टेजेस है बोन हीलिंग की। फर्स्ट स्टेज होती है इन्फ्लामेशन, ठीक है। सेकंड होता है बोन प्रोडक्शन और थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है बोन रीमॉडलिंग। क्लियर?
फर्स्ट इज इन्फ्लामेशन, सेकेंड इज बोन प्रोडक्शन और थर्ड इज बोन रीमॉडलिंग। क्लियर? इन्फ्लामेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है स्वेलिंग, मतलब सूजन आ जाना। ठीक है, इन्फ्लामेशन का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली इन्फ्लामेशन का क्या मीनिंग होता है? सूजन आ जाना, और स्वेलिंग भी बोलते हैं हम सूजन आने को। सेकेंड है बोन प्रोडक्शन। मैंने आपको प्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग बताया है। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का बनना। जैसे बहुत सारी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती हैं जो कुछ बनाती हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन करती है, उनका बनाना। प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं मेडिसिन जो बनाती है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन कर रही है वो मेडिसिन का, मतलब बना रही है। तो बोन प्रोडक्शन मतलब पहले तो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हुई, फिर बोन प्रोडक्शन। उनके नाम में ही कहीं ना कहीं उनकी स्टेजेस में क्या होगा ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्शन मतलब बनना या बनाना, बोन का वापस से बनना। ठीक है, देन लास्ट वन इज बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग का मीनिंग क्या होगा? रीमॉडलिंग मतलब जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर था ब्रेक होने से पहले, उसको अपने फाइनल स्ट्रक्चर में आना। ठीक है, मतलब रीमॉडलिंग, वापस से उसको अपना स्ट्रक्चर या अपना शेप लेना। ठीक है, ये मेन सुपरफिशियली इंट्रो था कि इस स्टेज के अंदर अपन को ये पढ़ना रहेगा। क्लियर? अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें इन्फ्लामेशन, तो ये स्टेज कब होती है? इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द बोन इज फ्रैक्चर्ड एंड लेट्स फॉर सेवरल डेज। ये क्या होती है? कब स्टार्ट होती है? मतलब स्टार्ट में शुरू होती है इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी। आफ्टर बोन इज फ्रैक्चर्ड मतलब बोन के टूटने के बाद, मतलब अगर हमारी कोई हाथ की बोन है वो फ्रैक्चर्ड हो गई है, तो इमीडिएटली उस पर क्या होगा? क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो जाएगी। और जो इन्फ्लामेशन मतलब जैसे ही फ्रैक्चर हुआ तो हमको उस जगह पर स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इमीडिएटली या इंस्टेंट प्रोसेस होती है, जो कि स्वेलिंग क्या रहती है? जैसे ही बोन फ्रैक्चर हुई है उसके मिनट्स में ही किसी किसी को स्वेलिंग आती है। डिपेंड करता है फ्रैक्चर किस टाइप्स का है या कि क्या लेवल का फ्रैक्चर हुआ है। मतलब फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा, नॉर्मली बोन थोड़ी बहुत फ्रैक्चर हुई है, या फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, या नॉर्मली हम कहीं स्ट्रेस से गिर गए हैं, या ऐसा कुछ। ठीक है, तो द स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द बोन इज फ्रैक्चर्ड, ये कब होती है? तब स्टार्ट हो जाती है जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो गई होती है। लेट्स फॉर सेवरल डेज, और ये कहते हैं बहुत थोड़े दिन तक हमको स्वेलिंग वहाँ पर रहती है। क्लियर? इसलिए बोल रहे हैं हम लेट्स फॉर सेवरल डेज। सेकेंड क्या है? व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर्ड देयर इज ब्लीडिंग इनटू द एरिया नोन एज हीमेटोमा। ठीक है, अब बोन क्या हो गई? फ्रैक्चर्ड हो गई, तो देयर इज ब्लीडिंग इनटू द एरिया, मतलब जहाँ पर बोन फ्रैक्चर हुई है वहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। सही, ब्लीडिंग मतलब खून निकलेगा, हल्का सा भी निकलेगा, माइन्यूट सा भी निकलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या डिपेंड करती है? आपका फ्रैक्चर किस लेवल का है। आपको फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, आपको माइन्यूट फ्रैक्चर है, छोटा फ्रैक्चर है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? जैसे आपकी बोन फ्रैक्चर्ड हो गई है तो उस एरिया में क्या होगा कि उस एरिया में हल्की सी ब्लीडिंग होगी। तो उस एरिया को क्या बोल रहे हैं हम? जिस एरिया में ब्लीडिंग होगी, जहाँ पर बोन फ्रैक्चर हुई है, उस एरिया को हम बोल रहे हैं हीमेटोमा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप की स्टेजेस दे रखी हैं, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इसको, तो फर्स्ट स्टेज देते हैं हीमेटोमा फॉर्मेशन, मतलब ब्लीडिंग होना, उस एरिया को बोल देते हैं हीमेटोमा फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये वो स्टेजेस के नाम बस चेंजेस हैं, बाकी वही चीज़ हम इन स्टेजेस, इन हेडलाइंस के अंदर भी पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हीमेटोमा फॉर्मेशन। क्लियर? इसमें क्या होता है? दिस लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट द फ्रैक्चर्ड साइट। इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हुई, सबसे इंस्टेंट जो प्रोसेस हुई वो हुई कि हमारा एकदम फ्रैक्चर हो गया, हमको उस जगह पे स्वेलिंग आई। अगर देखा जाए तो उस जगह पे हमको हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई। जिस एरिया में ब्लीडिंग हुई उसको हमने हीमेटोमा नाम दिया है कि हीमेटोमा हो गया है, उस एरिया को हम बोल रहे हैं हीमेटोमा। हीम मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से आपको पता होना चाहिए कि मतलब ब्लड, कहीं ना कहीं ब्लड। ठीक है, दिस लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट द फ्रैक्चर्ड साइट। इसमें क्या हो गया कि इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गई, और जो ब्लड निकला है तो वो क्लोट हो गया। क्लोटिंग मतलब जमना, हल्का सा वो जम गया। कहाँ पर? जहाँ पर हमको फ्रैक्चर हुआ और जहाँ पर ब्लड निकला है, मतलब हीमेटोमा वाले एरिया में ब्लीडिंग हुई थी और फिर वो ब्लड क्लोट हो गया है, जम गया है।
तो इसने क्या करा, दिस प्रोवाइड द इनिशियल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूबॉर्न। इसने क्या करा इस स्टेज ने कि एक इनिशियल शुरुआती जो स्ट्रक्चर है हमारी बोन को वो प्रोवाइड कर दिया, या एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया। क्यों? काय के लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू बोन, नई बोन बनने के लिए। कैसे प्रोवाइड कर दिया? आप इमेजिन करिए कि एक लॉन्ग बोन है, वो बीच में से ब्रेक हो गई है या वो फ्रैक्चर्ड हो गई है, तो वहाँ पर उस एरिया में हमको स्वेलिंग आ गई, उस हमारे पाँव में या हाथ में, ठीक है। वहाँ पर स्वेलिंग आने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो ब्लड निकला है तो वो ब्लड निकलने के बाद वहीं पर जम गया। दोनों बोन के दो टुकड़े हैं, उन दोनों टुकड़ों के बीच में ब्लड जो है जम गया है। अब आपको मेरे पास मतलब डायग्रामेटिकली समझाने के लिए नहीं है, अपन क्लास में पढ़ते हैं वो अलग बात होती है, बोर्ड होता है तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बोन फ्रैक्चर हो गई, तो वहाँ पर एक ब्लड का डल्ला जम गया या क्लॉट हो गया, मतलब क्लॉटिंग मतलब डल्ला जम जाना ब्लड का। तो एक तरीके से हम उसको देखेंगे पूरी बोन को, तो जो ब्लड जमा है तो उससे उस ब्लड के जमने से हमको क्या लगेगा कि हमारी बोन क्या है, जुड़ गई है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लड जमा है उसने क्या करा, इनिशियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया हमारी बोन को ताकि वो नई बोन बन पाए। तो एक उसने जोड़ा नहीं है बट एक फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड कर दिया ना, सुपरफिशियली तो जोड़ दिया ना, ठीक है। तो ब्लड के क्लॉटिंग होने से इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। उसके बाद वहाँ पर उस एरिया में ब्लीडिंग हो रही है जिसको हम हीमेटोमा बोलते हैं, या हीमेटोमा फॉर्मेशन मतलब बनना, ठीक है। और जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसकी वजह से हमारी बोन को एक इनिशियल स्ट्रक्चर मिल गया है, मतलब एक रचना मिल गई है कि वो जुड़ गई हैं, और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया ताकि नई बोन हमारी बन पाए। तो दैट इज फर्स्ट स्टेज, इन्फ्लामेशन। क्लियर हुआ? क्योंकि सारी स्टेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब तक आपको कोई एक भी स्टेजेस समझ में नहीं आती आप आगे की स्टेजेस नहीं समझ पाओगे। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेज थी इन्फ्लामेशन। सेकेंड है हमारा बोन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही मीनिंग बता दिया, प्रोडक्शन मतलब बनना। क्लियर? प्रोडक्शन मतलब बनना। तो बोन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इट बीइंग्स व्हेन द क्लॉटेड ब्लड फॉर्म्ड बाय inflammation it replaced with fibrocartilage tissue known as soft callus। इसने क्या करा, इस प्रोसेस में क्या होगा, इट बीइंग्स व्हेन द क्लॉटेड ब्लड, वो बता रहे हैं वो जो हमारी वो कि हमने जो प्रीवियस स्टेज में पढ़ा है कि जो इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लड निकला था और वो क्लॉट हुआ था, अब वो क्या हो रहा है, इज रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस मतलब आपको पता ही होगा चेंज, ठीक है, उसकी जगह पर चेंजेस हो रहे हैं। रिप्लेस्ड विथ फिब्रोकार्टिलेज टिश्यू, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया है कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके अंदर अपन ने कार्टिलेज पढ़े हैं, देन उसके अंदर अपन ने कार्टिलेज के टाइप्स भी पढ़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फिब्रोकार्टिलेज क्या है और फिब्रोकार्टिलेज टिश्यू क्या है, ठीक है। इसलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ कि वो चीज़ क्या है, आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्यों मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी अपन बोन हीलिंग पढ़ रहे हैं तो अपन बोन हीलिंग ही पढ़ पाएंगे। अगर मैं फिब्रोकार्टिलेज बताने गई तो वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। क्लियर? तो इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद ब्लड क्लॉटिंग हुई, क्लॉटिंग के बाद क्या हो रहा है, बोन प्रोडक्शन होने के लिए क्या होगा कि जो क्लॉट हुआ है ब्लड वो रिप्लेस होएगा, किसके साथ रिप्लेस होएगा, रिप्लेस विथ फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज टिश्यू वहाँ पर आ जाएंगे और ब्लड को हटा देंगे और वो क्या बन जाएगा, एक सॉफ्ट कैलस बन जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस लगभग 2 वीक्स की होती है, उसमें 2 हफ्ते अपन को लगते हैं बोन प्रोडक्शन में, ठीक है। सॉफ्ट कैलस बन गया, सॉफ्ट का मीनिंग आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, नाजुक मतलब एकदम सॉफ्ट। सॉफ्ट कैलस क्या होता है, सॉफ्ट कैलस एक तरीके की सॉफ्ट बोन है, मतलब वो ब्लड हटा वहाँ से और एक तरीके से सॉफ्ट बोन बन गई, मतलब फ्रैक्चर साइड हमारा हील हो रहा है तो वहाँ पर एक सॉफ्ट स्पंज आके ऐड हो गया है। तो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स एंड कार्टिलेज। सॉफ्ट कैलस का से बना, हमने अभी पढ़ा है, फिब्रोकार्टिलेज से बना है। तो ये इसके अंदर क्या रहते हैं, फिब्रोकार्टिलेज क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स भी रहती हैं। तो इन सब ने मिलके क्या बना दिया, एक सॉफ्ट कैलस बना दिया। लगभग इस प्रोसेस में हमको 2 वीक्स लगे। एज द हीलिंग प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है मतलब आगे बढ़ता है ये स्टेजेस,
सॉफ्ट कैलस इज रिप्लेस्ड बाय अ हार्ड कैलस। तो जो हमारा सॉफ्ट कैलस बना है वो कैसे रिप्लेस हो जाएगा, हार्ड कैलस से। वंस अगेन, पहले जो ब्लड क्लोट हुआ था वो रिप्लेस हुआ सॉफ्ट कैलस से, और जो सॉफ्ट कैलस है वो रिप्लेस होके काय में कन्वर्ट हो गया, हमारे हार्ड कैलस। हार्ड कैलस मतलब कार्टिलेज, और मैंने आपको पहले ही बताया था कार्टिलेज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ग्लू प्रॉपर्टी होती है, वो एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, इसलिए वो हमारी बोन हीलिंग को करने में हेल्प करते हैं। अब ये सॉफ्ट हार्ड कैलस बन गया, उसके बाद क्या हो रहा है, विच इज़ विजिबल ऑन एक्सरे सेवरल वीक्स आफ्टर द फ्रैक्चर। ये क्या होते हैं, विजिबल होंगे हमारे एक्सरे में। इसके बाद अगर हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो वो क्या होगा, एक्सरे में ये बहुत मतलब 2 वीक्स में तो सॉफ्ट कैलस बना है, तो लगभग 3 to 4 वीक्स में हार्ड कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हार्ड कैलस हमको एक्सरे में विजिबल होने लग जाएगा आफ्टर वीक्स, थोड़े वीक्स बाद। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज थी हमारी बोन प्रोडक्शन। क्लियर हुआ, हमने सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। लास्ट स्टेज जो होती है बोन रीमॉडलिंग, मैं उसको बता रही हूँ। इट इज़ द फाइनल फेज ऑफ बोन हीलिंग। ऑब्वियस सी बात है, लास्ट स्टेज है तो वो क्या होगा, हमारा बोन हीलिंग का फाइनल फेज होगा। इसके बाद कोई भी स्टेजेस नहीं होंगी बोन हीलिंग के लिए। तो इट इज़ द फाइनल फेज ऑफ बोन हीलिंग एंड गोज फॉर सेवरल मंथ। ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड करता है आपका फ्रैक्चर किस लेवल का है। अगर आपका फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा है तो उसमें बहुत सारे सेवरल मंथ लगेंगे। इसमें इसलिए कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है, फ्रैक्चर पे। ठीक है, और फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं कि आप उसको मतलब कितना, जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि ये स्टेज इतने दिन में या इतने मंथ में होती है। तो इट इज़ द फाइनल फेज ऑफ बोन हीलिंग, ये बोन हीलिंग का फाइनल फेज होता है एंड गोज फॉर सेवरल मंथ, और ये बहुत मतलब मंथ बाद होता है। इन दिस प्रोसेस द बोन कंटिन्यूज टू फॉर्म एंड बिकम कॉम्पैक्ट रिटर्निंग टू ओरिजिनल शेप। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बोन है ना वो कंटिन्यू क्या करती है, कंटिन्यूस फॉर्म करती है वो, कि वो अपने एक्चुअल जो शेप है उसका उसमें आ पाए। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल शेप है उसमें आ पाए। इन एडिशन ब्लड सर्कुलेशन इज एरिया इम्प्रूव्स, और इसमें क्या होगा, अगर आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है तो जो वो एरिया है ना वो जल्दी हील हो पाएगा। क्लियर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारी बोन क्या है, जल्दी हील हो पाएगी। वंस एडिक्वेट बोन हीलिंग हैज़ ऑक्योर, वेट बियरिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग इनकरेज बोन रिमॉडलिंग। अब आपको पता है कि किसी को फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लास्ट जब स्टेज रहती है कि आप थोड़ा बहुत उठने की कोशिश कीजिए, चलने की कोशिश कीजिए। तो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे आप उठेंगे चलेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगा। और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कब फ्लो करेगा, जब आप उसमें मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको हैंड की एक्सरसाइज दी है तो आप हैंड को मूवमेंट करेंगे तो आपका जो ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी बोन जल्दी हीलिंग हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए, 5 कदम चलना है आपको, फिर बैठना है। ये एक एक्सरसाइज देता है डॉक्टर, ताकि उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपकी बोन अच्छे से हील होती है। Once adequate bone healing has occur, weight bearing, standing, walking encourage bone remodeling। और ये सब चीज़ें क्या करती है, इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है कि हमारी बोन जल्दी रीमॉडलिंग हो जाएगी। मतलब अपने रीमॉडलिंग मतलब जो अपना ओरिजिनल शेप है उसमें आ पाएगी। क्लियर, ये तीनों स्टेजेस यहाँ पर ख़त्म होती है, और बोन हीलिंग में मेनली ये 3 स्टेजेस ही होती हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें अलग नाम दे से मेंशन कर रखा है, वो ही अलग नेम हमने इसके इंटरनली आ गए। जैसे 5 स्टेजेस दे देती हैं वो लोग, जैसे कि बोन प्रोडक्शन दे दी, उसके बाद इन्फ्लामेशन दे दिया, हीमेटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, हार्ड कैलस फॉर्मेशन, बोन रीमॉडलिंग, ऐसे करके वो 5 स्टेजेस में उसको कन्वर्ट कर दिया है। एज यूर चॉइस कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। अगर आप उसको हेडिंग सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो भी सही है, बोन प्रोडक्शन देना चाहते हैं तो भी सही है, हार्ड कैलस फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो भी सही है। या आपकी चॉइस है कि आपको उनको हेडिंग क्या देनी है, बट ये सही हेडिंग है, आप इसको भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेनली 3 स्टेजेस हुई।
अब इसके बाद हमने पढ़ लिया कि बोन हीलिंग ऐसे होती है, फिजियोलॉजिकल, इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये, कि सॉफ्ट कैलस बन रहा है, हार्ड कैलस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारी बोन हीलिंग को, तो हमारी जो बोन हीलिंग है उसको दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करना तो आप सोच रहे हैं कोई भी चीज़ हमको इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो दो फैक्टर्स होते हैं वो टू टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है लोकल फैक्टर, सेकेंड है सिस्टमेटिक फैक्टर। लोकल फैक्टर्स क्या होते हैं? दे हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हीलिंग प्रोग्रेस ऑफ बोन। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट असर करते जो हमारी हीलिंग वाली प्रोग्रेस चल रही है उन पर। कौन सी होती है हमारी हीलिंग वाली प्रोग्रेस? अपन ने अभी पढ़ी है, इन्फ्लामेशन, बोन प्रोडक्शन एंड बोन रिमॉडलिंग। ये जो प्रोग्रेस है इन पे जो लोकल फैक्टर्स रहते हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। कैसे? ये इनके अंदर अपन पढ़ेंगे। एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर साइट। अब आपकी कोई फ्रैक्चर हुआ है और आपको डॉक्टर ने बोला टेक अ रेस्ट, और फिर भी आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं और उस एरिया को जहाँ पर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आप एक्सेसिव मूवमेंट कर रहे हैं, आप उसको वर्किंग में यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक स्टेज है जब फाइनल वाली जो स्टेज अपन ने पढ़ी है बोन रिमॉडलिंग, उसमें आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। उससे पहले वाली जो स्टेजेस रहती है उसमें डॉक्टर आपको बोलते हैं कि रेस्ट कीजिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। ज़्यादा मूवमेंट कर लेते हैं आप लोग तो फिर क्या होता है कि जो लोग मूवमेंट ज़्यादा कर लेते हैं तो उनको क्या एकदम से स्वेलिंग आ जाती है। फिर अपन जाकर डॉक्टर को बताते हैं कि इसमें वापस से स्वेलिंग आने लग गई। तो वो कहीं ना कहीं क्या एक लोकल फैक्टर है जो आपकी बोन हीलिंग को इफेक्ट कर रहा है और आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको होने नहीं दे रहा है। वापस आप इन्फ्लामेशन वाली प्रोसेस पे चल जाएंगे। अगर आप बोन प्रोडक्शन वाली पे आ गए होंगे तो अगर आपने एक्सेसिव मूवमेंट कर लिया, हाथ को ज़्यादा हिला लिया, तो उससे क्या होगा? वापस से आप इन्फ्लामेशन वाली स्टेज पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद वापस फिर इन्फ्लामेशन वाली स्टेज होएगी, सॉफ्ट कैलस बनेगा, हार्ड कैलस बनेगा, ठीक है। तो जो लोकल फैक्टर है इसने डायरेक्ट इफेक्ट कर दिया, आपने मूवमेंट करी और उसने इफेक्ट कर दिया कि इन्फ्लामेशन शो कर दी। तो ये इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? लोकल फैक्टर्स जो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं हमारी बोन हीलिंग को। तो अगर आप एक्सेसिव मूवमेंट करेंगे फ्रैक्चर साइड पे तो आपकी जो बोन हीलिंग है वो डिले होगी। डिले मतलब लेट होगी। बी, इन्फेक्शन कैन लीड टू पोर और डिले बोन हीलिंग। इन्फेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं फ्रैक्चर हुआ है और उस फ्रैक्चर साइट के वहीं पर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है या आपको कोई वुंड हो गया है, आपको कोई घाव हो गया है, कोई आपको पस वाला इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो इन्फेक्शन हुआ है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा आपकी बोन हीलिंग को, डायरेक्ट असर शो करेगा इंटरनल जो प्रोसेस हो रही है उस पर। और इस वजह से भी क्या होगा? इस वजह से भी आपकी जो बोन हीलिंग है वो लेट होएगी। क्लियर? तो इस तरीके से लोकल फैक्टर्स में दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक्सेसिव मूवमेंट कर लिया आपने हैंड का तो, और सेकंड फैक्टर क्या होगा? अगर आपके जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उस साइड पर अगर आपको कोई वुंड इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इस कंडीशन में आपकी बोन है जो है लेट हील होएगी, डिले होएगा उसका जो बोन हीलिंग प्रोग्रेस है। सेकेंड हम बात करते हैं सिस्टमेटिक फैक्टर। सिस्टमेटिक फैक्टर क्या है? दीज आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर विच लीड्स टू पोर बोन हीलिंग। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो आप मतलब जो ऑलरेडी आपको है उस वजह से अगर आपकी बोन हीलिंग जो है लेट होए। कैसे? इसके अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट है एडवांस एज, मतलब ओल्ड। कोई बुजुर्ग है अगर उसको फ्रैक्चर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो एज अ कंपैरिजन यंग जो एजेड है उनको जो बोन हीलिंग है वो डिले होगा ही सही। सेकंड है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। अगर किसी को ज़्यादा मोटापा है तो उस कंडीशन में अगर उनको कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उस कंडीशन में जो है उनकी बोन हीलिंग क्या होगी? लेट होगी। एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की कमी हो जाना, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड की कमी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ब्लड कमी है, एक डिसऑर्डर है आपको एनीमिया, मतलब आपके अंदर खून की कमी है, तो उस वजह से भी आपका क्या होगा? जो बोन हीलिंग है वो लेट ही होएगी। फोर्थ है मेल न्यूट्रिशन, या मतलब बोलते हैं ना कुपोषित। कोई कोई लोग रहते हैं कुपोषित, उनकी जो बोन हीलिंग है वो ऑब्वियस सी बात है लेट होएगी। कोई लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो बोन हीलिंग है स्मोकिंग वाली कंडीशन में भी लेट ही होएगी। स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन। अब कोई स्टेरॉइड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? कोई ड्रग्स होती हैं, मतलब ड्रग्स मतलब
मेडिसिन्स होती हैं फॉर एग्जांपल, या ड्रग्स भी कोई कोई लेते हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोकेन वगैरह, तो उस कंडीशन में अगर उनको फ्रैक्चर होता है तो उनकी जो बोन हीलिंग है वो लेट ही होएगी। और या तो कोई किसी को कोई बीमारी है कंटिन्यू, जो मतलब नींद की दवाई खाना, नींद नहीं आती, तो उनको उस दवाई का क्या एडिक्शन हो गया, तो एक तरीके से एज ए स्टेरॉइड, मतलब वो उस वजह से आपकी जो बोन हीलिंग है वो लेट होएगी। लास्ट वन है एंडोक्राइन कंडीशन सच एज डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है किसी को, तो उनकी बोन हीलिंग लेट होगी। मीनोपॉज, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं गर्ल्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रुक जाना, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनोपॉज हो गया है तो उस कंडीशन में भी है जो बोन हीलिंग है वो लेट होएगी। पैराथायरॉयड डिजीज, जो थायराइड डिजीज है किसी को, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो बोन हीलिंग है वो डिले हो जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक फैक्टर ये एकदम इफेक्ट नहीं करते हैं, बट हाँ ये रहते हैं जिसकी वजह से बोन थोड़ी डिले हील हो पाती है। बट जो लोकल फैक्टर्स रहते हैं अगर वो होते हैं तो हमारी बोन हीलिंग डायरेक्ट इम्पैक्ट कर देते हैं वो हमारी बोन हीलिंग पर। तो ये तो था बोन हीलिंग वाला टॉपिक, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, बोन हीलिंग एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वो वापस से रिपेयर होती है उस प्रोसेस के थ्रू। अब स्टेजेस 3 होती है, इन्फ्लामेशन, बोन प्रोडक्शन एंड बोन रिमॉडलिंग। इन्फ्लामेशन में क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट इमीडिएटली आफ्टर फ्रैक्चर होती है। जैसे ही फ्रैक्चर हुआ वहाँ पर आपको स्वेलिंग आ जाती है और ये काफ़ी दिन तक स्वेलिंग आपको वहाँ पर फ्रैक्चर साइट पर रहती है। इसके बाद क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पर हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है, और जिस एरिया में ब्लीडिंग होती है ना फ्रैक्चर वाले जिस एरिया में, उसको हम बोलते हैं हीमेटोमा। ठीक है, हीमेटोमा मतलब हीम से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से आपको ब्लड याद आना चाहिए कि ब्लड ब्लीडिंग हुई है वहाँ पर। इट लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द फ्रैक्चर साइट। इसमें क्या होगा, जो ब्लड निकला है वो कुछ समय बाद क्लोट हो जाएगा, जम जाएगा। क्लोटिंग मतलब जम जा, उसके जमने से उसने क्या करा, एक इनिशियल स्ट्रक्चर दे दिया हमारी बोन को कि वो जुड़ गई हैं। सेकंड बोन प्रोडक्शन में क्या होगा, जो क्लॉटिंग हुआ है ब्लड का वो रिप्लेस होएगा, हटेगा, और वहाँ पर सॉफ्ट कैलस बन जाएगा। सॉफ्ट कैलस जो है फिब्रोकार्टिलेज से बनता है, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स ये सब प्रेजेंट रहते हैं। लगभग ये 2 वीक्स के अंदर बनता है, और वो सॉफ्ट कैलस के बाद काई में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हार्ड कैलस में। और ये जो हार्ड कैलस बनने के बाद वो सेवरल वीक्स बाद, कुछ हफ्ते बाद, वो हमको एक्सरे के अंदर देखने को मिल जाता है। बोन रिमॉडलिंग जो होती है लास्ट स्टेज होती है, उसके अंदर काफ़ी मंथ लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर किस लेवल का है। और इसके अंदर क्या होता है, जो कंटिन्यूअस बोन में प्रोसेस चलती रहती है कि वो उसके एक्चुअल साइड में आ जाए। और इसमें क्या होता है एडिशन होता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो वो एरिया जो हमारा है जल्दी फील हो पाता है। बोन हीलिंग क्या ऑक्योर करता है, मतलब वेट बियर, मतलब इसमें क्या होता है, जितना मतलब डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना रहता है, बैठना रहता है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी रहती है। और इस पर दो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लोकल एंड सिस्टमेटिक, वो हमने पढ़े हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सेसिव मूवमेंट कर लेते हैं हम फ्रैक्चर वाले साइड पर, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो, और सिस्टमेटिक फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बोन हीलिंग है यहीं पर फिनिश होता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और मैं इसके नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।